हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो ये सीरीज़ चला रहे हैं वो उत्तराखंड एपीओ की चला रहे हैं, जिसमें मैंने जीके चीज़ से रिलेटेड किताबें ऑलरेडी बता दी हैं। दूसरा, उत्तराखंड एपीओ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो किताबें हैं, जो लोग किताब प्रेफर करना चाहते हैं, वैसे तो बेयर एक्ट सफिशेंट है, बट अगर कुछ चीज़ें नहीं उनको क्लियर होती हैं और वो बुक्स को ही सोर्स बनाना चाहते हैं कि बुक से ही वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने बुक का ऑलरेडी उनको रेफरेंस बता दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है उत्तराखंड का जो सिलेबस है, उत्तराखंड एपीओ का जो सिलेबस है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या क्या आएगा या क्या पूछा जाएगा, अगर बता रखा है तो। और नहीं बता रखा है तो आपको पता ही है, जो सब्जेक्ट बताए गए होते हैं वो सब्जेक्ट तो फिर हमें पूरे ही पढ़ने होते हैं। लेकिन उत्तराखंड एपीओ की ये बेस्ट बात मुझे ये लगी कि इन्होंने टॉपिक ऑलरेडी हमें बता दिए हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम होता है वो 2 भागों में होगा, यानी 2 पेपर होते हैं, पहला जीके और दूसरा लॉ का। तो जीके में आप सबको पता है, उसको हम बाद में, जनरली आप सबको पता ही होगा। और जीके का पेपर पहले हम लॉ पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जीके के पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉ पेपर हम लोगों को अच्छे से पता रहता है, क्योंकि लॉ कर रहे हैं हम लोग या लॉ जो कर चुके हैं उन्हें पता है कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से है और कहाँ का टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें पकड़ बनाना बहुत आसान होता है, इनफैक्ट जनरल नॉलेज के मुकाबले। तो पहले हम लॉ पेपर देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको जीके का पेपर बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला सब आप सबको पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला द इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। दूसरा आपका सीआरपीसी क्रिमिनल कोड प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और चौथा आपका है उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 यानी उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ का सब्जेक्ट। अब बात आती है कि इनमें से क्या क्या पूछा जाएगा, क्या हमें बताया गया है। सिलेबस में ऑलरेडी डिफाइन है। मैं सिलेबस का लिंक, मैं उस पूरी नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है द इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि 35 क्वेश्चन आएंगे, जो उन्होंने ही बताए हैं, ये कोई मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये सिलेबस में ही बताया गया है। अब टॉपिक कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला है जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद। आप सबको पता होगा साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शन जो है वो 76 से लेकर 106 तक आते हैं, सेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी यानी संयुक्त और संयुक्त दायित्व है, सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र, जो 120 ए से 120 बी तक है। ठीक है, उसके बाद आता है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट यानी दुष्प्रेरण 107 से 120 तक डिफाइन है ये। उसके बाद टॉपिक इन्होंने बताया है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति के विरुद्ध, जो लोक शांति को भंग करते हैं ना, उसके विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो ये कहाँ से कहाँ तक है हमारा, सेक्शन 141 से लेकर 160 तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें जो टॉपिक दिया है जिसमें से ये कहते हैं कि आएगा, वो है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कई चीज़, ये 8 भागों में डिवाइड है, लेकिन उसमें से हमसे कुछ ही पूछा जाएगा, जैसे कि आपराधिक मानव वध, कंपेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, तो ये आपको पता है 299 से स्टार्ट होगा, 304A तक है। उसके बाद है हर्ट्स एंड ग्रीवियस हर्ट यानी उपहति और घोर उपहति, तो ये आपको पता है 319 से लेकर 338 तक है। ये सारे जो हैं वो सब मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले ही अपराध हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी हैं, लेकिन ये हमें से वो हैं जो सिलेक्टेड हैं, पूछेंगे इन्होंने। उसके बाद है सदोष अवरोध
और सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, सेक्शन 339 से लेकर 348 तक। उसके बाद जो टॉपिक आएगा आपराधिक बल और हमले के विषय में यानी क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ये सेक्शन 349 से लेकर 358 तक है। उसके बाद जो टॉपिक बताया है इन्होंने वो है व्यापरण अपहरण यानी किडनैपिंग और एब्डक्शंस, ठीक है, सेक्शन 359 और 369। तो देखिए ये जो आप पढ़ेंगे इसमें ये क्या होता है, इसके तत्व क्या क्या हैं, ठीक है, इनिशियल क्या क्या हैं इसके, और कितनी पनिशमेंट होती है, तो ये सब आपको ये पढ़ना है। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं कि सिर्फ खाली थ्योरी पढ़ के हट गए, क्योंकि इसमें कई सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड हैं। हाँ, इसमें दासत्व या बाल श्रम के विषय में यानी कि स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ किडनैपिंग और एडक्शन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टॉपिक बताया है, ये ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के ही अंदर बता रही हूँ मैं आपको फ़िलहाल, ठीक है, तो है यौन अपराध यानी सेक्सुअल ऑफेंस। आप सबको पता है 375 से लेकर 376 ई तक ये दिया गया है, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंस में भी पार्ट है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस 375 से 376 ई तक, ठीक है। दूसरा ऑफेंस रिलेटिंग मैरिज क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव यानी कि वो अपराध जो हस्बैंड या उसके परिवार के द्वारा महिला को दिया जाता है यानी क्रुएल्टी की जाती है, उस अत्याचार किया जाता है, सेक्शन 498 एक में है। उसके बाद है इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन एंड डावरी डेथ। तो डावरी डेथ यानी उसको बेइज्जत करके या उसको इस तरीके से परेशान करके उस, ठीक है, उससे रिलेटेड, और डावरी डेथ ये आप सबको पता है सेक्शन 304 बी में है। तो ये आपको ह्यूमन बॉडी से जो रिलेटेड है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये उसके अंदर के टॉपिक हैं, तो ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि वो अपराध जो संपत्ति के विषय में किए गए हैं। तो पहला इसमें है चोरी यानी थेफ्ट 378 से लेकर 382 तक, एक्सटोर्शन यानी उद्यापन सेक्शन 383 से लेकर 384 तक। उसके बाद थर्ड आता है डकैती जो आपका 395, रॉबरी 390, 402, ठीक है, 390 से 395 तक ये पूरा ही कवर है, डकैती रॉबरी ये सब आपका उसी में आ जाता है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है क्रिमिनल मिसप्रोप्रिएशन यानी आपराधिक दुर्विनियोग यानी सेक्शन 403 से लेकर 404 तक है। और उसके बाद है चीटिंग यानी छल सेक्शन 415 से 420 तक, मिसचीफ यानी रिस्ट सेक्शन 425 से 440, और क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अतिचार यानी सेक्शन 441 से लेकर 462 तक। तो ये सारे टॉपिक आपको आपके आएंगे आईपीसी में, इससे बाहर नहीं कुछ आएगा आईपीसी में, क्योंकि इन्होंने खुद इस चीज़ को डिसाइड करके बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अगर बेरेट आपके पास होगा तो आपने कर लिया होगा, इसको टिक लगा लिया होगा, और अगर बेरेट नहीं है तो फिर आप मेरी वीडियो को दोबारा आप सुन के अपने बेरेट में टिक लगा लीजिएगा या किसी पेपर में लिख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद अब आता है द इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इन्होंने सिलेबस बताया है उसके अंदर का वो 3 पार्टों में, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। पार्ट कितने हैं? पार्ट तो 3 ही है ना, ठीक है। चैप्टर 11 है इसमें, तो पार्ट 3 में पहला क्या है, भाग फर्स्ट क्या है, तथ्यों की सुसंगति यानी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो उसमें से क्या क्या पूछेंगे हमसे, भाग 1 का चैप्टर 1 में से, ठीक है, उसमें से ही हमसे डेफिनेशन पूछेंगे, ठीक है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक है, जो कि आपके चैप्टर 1 का ही चैप्टर 1 का जो आपका पार्ट 1 है उसी के अंदर का ये पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करके दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर 2 के अंदर से आपका आ गया रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, और चैप्टर 1 के अंदर से आ गया आपका डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद एडमिशन एंड कन्फेशन यानी स्वीकृति और सस्वीकृति, ये सब भी आपका चैप्टर 2 में ही है, आपको पता है 17, 18 ये चीज़ों की बात करता है। डाइंग डिक्लेरेशन आपको पता है ये भी चैप्टर 2 का ही, अध्याय 2 का ही है ना, मृत्यु कथन कालीन जो है आता है आपका। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, ओपिनियन जो होता है थर्ड पर्सन का यानी जो विशेषज्ञ की राय होती है, तीसरे व्यक्ति की कोई जो राय है, ये जिसे हम विशेषज्ञ की राय एविडेंस के अंदर पढ़ते हैं, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये सारा जो आपका टॉपिक है वो चैप्टर 2 से ही है। उसके बाद है हमारा
आते हैं हम इसके भाग 2 पे। उसके बाद हम आते हैं इसमें भाग 2 पे। तो देखिए भाग 2 क्या है इसका, भाग 2 है इसका फैक्ट विच नॉट बी प्रूफ्ड, यानी वो फैक्ट जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक हैं वो बताया इन्होंने। ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आप सबको पता है ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 59 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्सक्लूजन्स ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये भी इसी का पार्ट है। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया आपका कि वो दस्तावेज जिसमें ओरल एविडेंस नहीं चलती, अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लिया जाएगा, ऑरली एविडेंस को उसमें एडमिट नहीं किया जाएगा, उसको अपवर्जन कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो ये भी आपका जो भाग 2 है उसी में है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट 2 आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन ये किस चीज़ की पूछ रहा है, सिर्फ ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की पूछ रहा है और प्रोविंशियल एज ए डॉक्यूमेंट, और उसको कहाँ कहाँ प्रज्यूम किया जा सकता है उन डॉक्यूमेंट को, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये भी आपका पार्ट, ये आपका जो है ये आपका पड़ेगा अध्याय 5 में, उसके अंदर है, चैप्टर 5 के अंदर है, ठीक। उसके बाद आती है बात जो थर्ड हमारा इसका भाग है, पार्ट जो थर्ड है इंडियन एविडेंस का, वो है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है। यानी कि जो एविडेंस है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उसके बारे में। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये आएगा आपका, इसमें स्टॉपल आएगा, विटनेस इंक्लूडिंग देयर द एग्जामिनेशन, और विटनेस की जो भी एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस, चीफ, है ना, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, उन सबको लेकर सारा इसके अंदर आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्स्टॉपल और विटनेस इंक्लूडेड देयर द एग्जामिनेशन, तो विटनेस से रिलेटेड जितने आपके को सेक्शन है वो सारे इसमें पढ़ने पड़ेंगे। अब हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में इन्होंने क्या क्या आपको दिया है। देखिए सबसे पहले इन्होंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया पावर एंड जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, आपको पता है, यानी कि उनकी पावर और उसका जो क्षेत्र अधिकार है ना, उन क्रिमिनल कोर्टों की बात करी है। उसके अलावा अरेस्ट, पावर टू कंपेल अपेयरेंस ऑफ द पर्सन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो शक्ति है किस चीज़ के पर्सन को या किसी सामान को अपेयरेंस कराने की, कंपाइल करना उनको ना, बाउंड करना उनको, प्रिसाइज करना कि भाई ये चीज़ें आप पेश करें। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक ट्रांक्विलिटी, ठीक है। उसके बाद इंटेंशन एंड कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ट्रायल ऑफ केसेस, जजमेंट, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, बेल, बॉन्ड्स, रेफरेंस, रिवीजन और अपील, ठीक है। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जो हिंदी मीडियम के हैं वो टेंशन ना लें, आप जब बेयर एक्ट अपना खोलेंगे तो आपको एक एक ये आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है द उत्तराखंड पुलिस एक्ट। देखिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट में एक अजीब सी चीज़ मैंने जो देखी वो ये है कि इसमें पावर बात करी इन्होंने, फंक्शन और ड्यूटी ऑफ वेरियस पुलिस ऑफिसर की बात करी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इन्होंने दिया ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, कि भाई ऑफिसर इंचार्ज की क्या ड्यूटी होती है रिगार्डिंग रिपोर्ट्स के बनाने के संदर्भ में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, कस्टडी एंड एजुकेशन ऑफ द प्रोसेस। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्ट है, बेल है, ये आपको ना इसमें नहीं मिलेगा, उत्तराखंड पुलिस एक्ट में ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है कि जो भी प्रोसीडिंग की जाती है वो सीआरपीसी के तहत ही की जाती है। तो अगर पुलिस भी किसी को अरेस्ट कर रही है तो वो सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविज़न दे रखे हैं उसी के तहत करेगी। तो अरेस्ट और बेल और कस्टडी ये सब के लिए आपको सीआरपीसी के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये पूरा बेयर एक्ट पढ़ के देखा, मुझे इससे रिलेटेड टॉपिक इसके अंदर नहीं मिला। बाई चांस अगर होगा तो कह नहीं सकती, बट मैंने जब मैंने इसको रीड करा है तो मुझे इसमें टॉपिक नहीं मिला, और ये टॉपिक मुझे कहाँ जाके मिलते हैं, सीआरपीसी में। तो जब भी आप पुलिस उत्तराखंड एक्ट का प्रिपेयर करें तो जो अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन और बेल से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड जो मैटर है उसके लिए आप सीआरपीसी वाले पार्ट में आ जाए, ठीक है। उसके बाद है पावर, फंक्शंस एंड ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर सब ऑर्डिनेट, यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं उनकी पावर, ठीक है, उनके क्या क्या हैं उस चीज़ की बात कर रहा है ये लास्ट का टॉपिक।
तो ये तो हमारा हो गया लॉ का पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरल नॉलेज की कि जीके में हमारा क्या क्या आएगा। यानी फर्स्ट पेपर जो है हमारा, उसमें जनरल साइंस, ठीक है। आप सबको पता है जनरल साइंस वही होती है जो एक हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की किताबों में है या जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। करंट्स इवेंट्स जो पूछे जाएंगे वो नेशनल भी होंगे और इंटरनेशनल भी होंगे, दोनों होंगे। तीसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी इंडिया की जो हिस्ट्री है वो पूछी जाएगी, ठीक है। वो आप सबको पता है कि वो पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होती है और आधुनिक इतिहास तक आती है, यानी इसमें 3 पार्ट है, वो पूरा आपको देखना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड इंडियन पॉलिटी, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से नहीं पूछ रहे, लेकिन पॉलिटी की जो क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी भारतीय हमारा जो भारत की राजनीति है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यानी भारतीय जो भी मूवमेंट्स हैं वो पूछा जाएगा। ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमीज यानी ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमीज भी पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड। अब ये जो आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन है वो इंडिया का नहीं पूछ रहे हैं, ये उत्तराखंड का स्पेशली पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्री सेटअप इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो रेवेन्यू है, पुलिस सिस्टम है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में पूछेंगे। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड ही पूछेंगे। तो ये आपको जो उत्तराखंड का आता है, करंट अफेयर आता है उत्तराखंड से रिलेटेड, जो बुक आती है जिसमें उत्तराखंड का सारा उसकी हिस्ट्री होती है, सब कुछ उसमें जो उनकी उत्तराखंड से रिलेटेड जो वहाँ की राजनीति है या वहाँ का जो आपका कल्चर है वो सब उसमें होता है, तो वहाँ ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ट्राइब्स, माउंट्स, रिवर और ऑफ उत्तराखंड। अब ये जंगल, अनाज, ट्राइब्स, माउंटेन यानी पर्वत, नदियाँ जो भी पूछेंगे वो सिर्फ उत्तराखंड से रिलेटेड पूछेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूपी की नदियाँ पूछ ली या बिहार की नदियाँ पूछ ली, नहीं, ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन ऑन द जनरल साइंस। जनरल साइंस जो है विल कवर एलिमेंट्री नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंस, बेसिक लॉ ऑफ साइंस। इनका कहने वाला ये है कि वही आपसे साइंस से पूछा जाएगा जो बेसिक होता है ना, उससे ही रिलेटेड जो होता है वो पूछा जाएगा। नेशनल पार्क पूछे जाएंगे, वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड की कैसी है वो पूछी जाएगी, फूड पूछे जाएंगे, नेचर ऑफ रिसोर्स क्या है, वहाँ का नेचुरल रिसोर्स क्या है, सॉरी, वो पूछा जाएगा, एनवायरनमेंट ऑफ फैक्टर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के उत्तराखंड का ही सारा आएगा। उसके बाद आता है करंट इवेंट्स। तो देखिए करंट इवेंट्स में क्या है, डे टू डे हैपनिंग और इंडियन अराउंड टू वर्ल्ड, यानी जो भी होता है प्रतिदिन ना, भारत में और बाहर में दोनों कह रहा है, वर्ल्ड भी कह रहा है और इंडिया भी कह रहा है। खाली इंडिया करंट अफेयर नहीं पूछेगा, भारत के पूरे देश का पूछेगा। विच भी आल्सो इंक्लूड द सफिशिएंट इवेंट्स ऑफ द इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, खेल के साथ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैंने बताया था, एम्पेसिस ऑफ शुड बी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल स्पेस ऑफ द इंडिया, यानी उस टाइम पे जो प्राचीन भारत के टाइम पे और आधुनिक भारत तक का जो सफ़र था उसमें हमारा ये जो आर्थिक कैसा था, सामाजिक कैसा था, है ना, और राजनीति कैसा था, वो ये आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अब यहाँ क्लियर बता रहे क्या क्या पूछेगा। फ्रीडम मूवमेंट्स पूछेगा, यानी आज़ादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई वो पूछेगा। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और आर्टिक इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी तक का जितना भी सारे आंदोलन हुए, जो भी कुछ हुआ वो सब आपसे ये पूछेगा। इंडियन पॉलिटिकल साइंस में आपसे क्या पूछेगा, ये उसमें आपसे पंचायती राज के बारे में और कम्युनिटी ऑफ द डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा, ठीक है, आपकी कंट्री के अंदर जो राजनीति होती है उससे रिलेटेड। ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या पूछना है इन्होंने, ये कह रहे हैं ऑनली जनरल अंडरस्टैंडिंग, जो आप समझ सकते हैं, जिसका आप तुक्का भी लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, तो आपने लगा दिया, तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद है ये कल्चर और ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड, मैंने आपको बताया था, तो उसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी उत्तराखंड का कल्चर यानी सांस्कृतिक और वहाँ का जो ट्रेडिशनल है उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद है रेवेन्यू पुलिस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। अब इसकी डिटेल में क्या बता रहे हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ पटवारी, यानी कौन कौन आया इसमें, पटवारी आ गया, कनगूस आ गया, नायब तहसीलदार आ गया, पंचायती राज सिस्टम आ गया, वन पंचायत सिस्टम आ गया,
कैंडिडेट बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा वहाँ का फेस्टिवल हो गया, वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ के अनाज हो गए, ठीक है, वहाँ पे प्रोमिनेंट होली प्लेस जो है, मंदिर हो गए ना, घूमने फिरने की जगहें होती हैं जो पूजा पाठ की, वो हो गई, ग्लेशियरिया हो गया, माउंटेन हो गए, नेचुरल रिसोर्स हो गया, क्लाइमाइट्स हो गया, है ना, रिवर्स हो गए, यानी वहाँ का मौसम कैसा रहता है, रिवर हो गया, लेक हो गया, और प्रोमिनेंट उधर पर्सनैलिटीज़ ऑफ उत्तराखंड, यानी कुल मिला के सारा उत्तराखंड ही पूछा जाएगा। उत्तराखंड के बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। और ये पटवारी वाला ये सब आपको उत्तराखंड का जो आप इस इतिहास लेंगे ना, जब उत्तराखंड का जो आप करंट अफेयर्स लेंगे और जो उत्तराखंड का जो आप जीके लेंगे, जनरल नॉलेज की जो उत्तराखंड लेंगे, उसमें सारा ही आपका आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको दोनों पेपर पता चल गए होंगे। और जिन लोगों ने सिलेबस नहीं डाउनलोड कर रखा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरा ही आ जाएगा, तो आप उसमें से सिलेबस को जाके आप कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो। और आज हमारा सिलेबस कंप्लीट, मैंने आपको सिलेबस से डिस्कशन आपको बता दिया है। अब कल से हम सब्जेक्ट को लेके पढ़ना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और क्योंकि देखिए यार, इससे मोटिवेशन मिलता है ना, मोटिवेशन मिलेगा तो अच्छा लगता है वीडियो बनाना, क्योंकि यार मेहनत लगती है बनाने में ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देखें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं हम आपको। अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारा अच्छा बन रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं जिसमें उत्तराखंड के जीके जनरल नॉलेज के लिए मैंने जो किताबें बताई हैं, या फिर मैंने लॉ से रिलेटेड जो बुक बताई हैं, वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है। मुझे किसी कंपनी से कोई एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है इस चीज़ों का, कि मैं उसको एडवर्टाइज़ कर रही हूँ उन किताबों के नामों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किताबें मैंने खुद फॉलो करी है, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि ये अच्छी हैं किताबें। क्योंकि देखिए, डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको किसी की भाषा समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आती तो किसी दूसरे राइटर के आदमी पढ़ता है ना। आप खुद देखिए कि जब आप कविताएं पढ़ते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि किसी कवि की कविता बहुत बढ़िया लगेगी आपको, एक सेकंड में आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाती है। और कभी कभी किसी कवि की कविता इतनी डिफ़िकल्ट होती है, इतनी हिंदी भर देते हैं वो लोग, कि आपको ये सोचने में समय लग जाता है कि यार इस हिंदी के शब्द का मतलब क्या है ना। तो हर चीज़ का यही होता है फ्रेंड्स, कि आपको समझना है, समझ रहे ना। मान लीजिए मुझे बसंतीलाल बावेल की बुक बहुत बेटर लगती है, मुझे लगा हाँ लैंग्वेज अच्छी है, वहीं कोई और भी है जो कहेगा नहीं बावेल में कुछ नहीं है यार, सूर्यकांत मिश्रा में है। वहीं आपको एक और मिलेंगे जो कहेंगे नहीं नहीं प्राण जपे में बहुत अच्छा है ना। तो डिपेंड करता है कि आपको किसकी लैंग्वेज पसंद में आ रही है। जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए आप उस बुक को लें और करें, ठीक है ना। तो मैं किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ, जो किताबें मैं फॉलो करती हूँ उन किताबों को मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वो किताबें पढ़कर देखी हैं, ठीक है। जनरली आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। आप दुकान पे जाएंगे, आप सीधे कहेंगे भैया दे दो, तो आपको 36 किताबें पकड़ा देगा वो, और फिर वही कन्फ्यूज़न। जितना स्टडी मटेरियल आप बढ़ा कर रखेंगी उतना कन्फ्यूज़न होगा। तो स्टडी मटेरियल बहुत लिमिट में रखें और अच्छा रखें। और जितने लोग जुडिशरी और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि बेयर एक्ट बेस्ट है, सफिशेंट है। अगर बेयर एक्ट में से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल लॉ है, ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ लीगली वर्ड, चाहे वो हिंदी वाले हों चाहे वो इंग्लिश वाले हों, समझ में नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, तब आपको अपना जो किताबें हैं उसको उठाओ। और आपको अगर पता है कि भाई मैं तो अभी 2 या 2.5 साल बाद एग्ज़ाम दूंगा, अभी मैं उस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल नहीं हूँ, तो फिर आप आराम से अपनी किताबों में पढ़ें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बेयर एक्ट को अवॉइड ना करें, ठीक है। बेयर एक्ट में से ही आप पढ़ें, और जो वर्ड समझ में नहीं आता है, जो एक्सप्लेन आपको नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब आप बुक को प्रेफर करें, ठीक है। तो जो भी किताबें मैं आपको बताती हूँ वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, उन किताबों को मैंने देखा है, रीड आउट किया है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। बाकी ये आपकी मर्ज़ी, आप जो आपको किताब अच्छी लगे, ठीक है ना, ये तो आपके समझने पे डिपेंड करता है। तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हूँ,
अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखकर ऐसा लगे तो प्लीज़ मैंने उसको पहले ही क्लियरफाई कर दिया है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। मेरे नज़रिए में जो बेस्ट किताबें हैं वो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें यार, मज़ा आता है साथ में पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो लगता है कि अच्छा इतने लोग इस फैमिली में आ गए हैं, और मज़ा आएगा पढ़ने में, चीज़ें बताने में, समझाने में, खुद भी समझने में। तो थैंक यू और बाय, गुड बाय।